करती हैं, वो जीत के लिए क्या करती हैं, वो अपने आप को और मजबूत करने के लिए उन तमाम चीजों से वो वाकिफ हैं। और हम चाहते हैं आज उनकी भी प्रतिक्रिया आज के दूसरे चरण के चुनाव में ली जाए। और स्टेट हेड की प्रतिक्रिया इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी हो जाती है क्योंकि पल पल की और अंदर की बात क्या है वो बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि इन 9 जिलों में मुस्लिम फैक्टर कितना ज्यादा अपने समीकरण को साधने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने आखिर हर 9 जिलों की 55 विधानसभा क्षेत्रों में आखिर हिंदू कैंडिडेट ही क्यों उतारे हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि जाट और मुस्लिम बाहुल्य ही क्षेत्र है और बीजेपी जाटों पर ज्यादा फोकस करके और मुस्लिम को रिझाने की कोशिश भी नहीं की है। तो अंदर की बातों को अगर जानना है तो सीधे हम वीरेंद्र सर के पास चलते हैं। देखिए, जो 55 सीटों पर मतदान चल रहा है, ये 55 सीटें उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी इसका तय कर देंगी आज, क्योंकि ये जो दूसरा फेज है इसको मिलाकर पहला और दूसरा 113 सीटों पर आज मतदान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 100 से ज्यादा सीटों पर आज मतदान हो जाएगा। तो ये क्लियरिटी आ जाएगी कि ये चुनाव किस ओर जा रहा है। अगर आप इन 55 सीटों पर देखेंगे तो 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये जो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है कहा जाए, ये 9 जिले और ये गढ़ के रूप में रहा है। सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी इस इलाके से जीती थी, 15 सीटों के करीब। बसपा के पास सीटें नहीं थी, कांग्रेस के पास थी। आज ये चुनाव में जो 9 जिले हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? रामपुर, क्योंकि रामपुर में जो आजम खां का परिवार है, उनकी पत्नी, उनका बेटा और आजम खां खुद, ये सब बड़े पदों पर रहे हैं लेकिन वो सब जेल गए। जेल से पत्नी और बेटा तो बाहर आ गए लेकिन आजम खां अभी भी जेल में है। ये चुनाव इस बात को भी तय करेगा कि आजम खां का जो भविष्य है वो क्या होगा। वो अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो वो छूट पाएंगे, अगर समाजवादी की सरकार नहीं बनती है तो क्या वो जेल से नहीं छूटेंगे, वो लगातार जेल में रहेंगे। वो संसद के सदस्य हैं, पहले से वो सांसद हैं लेकिन वो पिछले 2 साल से जेल में है जी। ये चुनाव इन सब आंकड़ों की वजह से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आप शाहजहांपुर आइए, शाहजहांपुर में 6 सीटें हैं विधानसभा की और वहां पर 5 बीजेपी जीती थी और जो 6ठी सीट थी वो समाजवादी पार्टी के पास थी। शरदवीर सिंह जलालाबाद से सपा के विधायक थे, उनको भी तोड़ के अब बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया। बीजेपी 6 में 6 जीतने की कोशिश कर रही है लेकिन 2017 का चुनाव मोदी लहर था। ये कहा जाए कि मोदी की प्रचंड आंधी थी जिसको नोटबंदी भी प्रभावित नहीं कर पाई। जब 2016 में नोटबंदी हुई तब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने माना कि मोदी ने बढ़िया काम किया है। जो बड़े लोग थे जो काला धन इकट्ठा किए थे उनको परेशानी हुई है इससे और जनता ने इस फैसले को हाथों हाथ लिया और बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी की बहुमत की सरकार बनाई। अब आप 5 साल बाद माहौल जब में आते हैं तो आप ये देखते हैं कि 5 साल सरकार चलाने का जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये मुद्दे बड़े अहम हो जाते हैं। इसके अलावा रोजगार, गरीबी, ये सब चीजें पर भी लोग बात करते हैं। लेकिन जब बीजेपी चुनाव में आती है तो वो चाहती है कि ये चुनाव में ध्रुवीकरण हो और इसके लिए कोशिश भी होती है। हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा फैक्टर बनता है, इन चुनावों में भी बनेगा और ये इलाका भी इसीलिए जाना जाता है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जी। आप देखिए कि 9 बजे तक 9%, 8%, 10% के लगभग वोटिंग हुई है। तो ये वोटिंग जो दर्शाती है, ये दर्शाती है कि अभी 11 बजे का जब आंकड़ा आएगा तो ये दुगने पर होगा, क्योंकि जो सुबह का वक्त है उस वक्त में लोग घरों में रहते हैं, सोते हैं। अमूमन छुट्टी, चूंकि चुनाव इलेक्शन का दिन है तो छुट्टियां रहती हैं वहां पर घोषित संबंधित जिलों में, तो लोग देर से उठेंगे, आराम से वोट डालने जाएंगे। वोट का परसेंट अब बढ़ेगा। ये जो वक्त आया है 9 से 11 का, आप देखिएगा इसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। 62% के करीब फर्स्ट फेज में पोलिंग हुई और उन जगहों पर ज्यादा पोलिंग हुई, चाहे मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, वहां 70-75% तक पोलिंग गई। आज बिजनौर, रामपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, मुरादाबाद, ये सब जो जिले हैं ये कस के वोटिंग करेंगे क्योंकि यहां पर लड़ाई बड़ी कड़ी है और दोनों खेमों में बहुत उत्साह है। बीजेपी ये मान रही है कि उसको फर्स्ट फेज में अच्छी सफलता मिली है, वो समाजवादी पार्टी को रोकने में कामयाब है। सपा के जो लोग हैं वो दावा करते हैं कि हम 45-50 सीट भी फर्स्ट फेज में जीत रहे हैं, हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लेकिन ये जो चरण है 9 जिलों वाला, 55 सीटों वाला, ये बहुत अहमियत है समाजवादी पार्टी के लिए।
वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी या नहीं, ये चरण क्लियर कर देगा। जी बिल्कुल। देखिए वीरेंद्र जी, मुस्लिम बाहुल्य सीटें ये हैं इस दूसरे चरण में, लेकिन देखिए इसी के साथ अगर हम देखें तो ज्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो मुस्लिम प्रत्याशी के उतारे समाजवादी पार्टी ने, बसपा ने और कांग्रेस ने। सपा के प्रत्याशी हैं मुस्लिम 20, बसपा के हैं 23 और कांग्रेस के हैं 20, और जो बीजेपी उसने अपनी पार्टी से किसी को मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया, बल्कि अपना दल से हाँ जरूर एक प्रत्याशी मुस्लिम है। लेकिन जो मुस्लिम फैक्टर की बात हम इस दूसरे चरण में कर रहे हैं, इसमें हमें ये नहीं भूलना होगा कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी तो हो सकता है। बीजेपी की यही रणनीति हो सकता है कि बीजेपी चाहती हो कि मुस्लिम वोटर बढ़ जाए और जो हिंदू वोटर है वो उनके पाले में आ जाए। स्वाभाविक है, इसी के लिए तो 80-20 का नारा दिया गया कि हम 80-20 पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो एक कहा जाए ध्रुवीकरण लगातार करने की कोशिश हो रही है कि ये चुनाव हिंदू और मुस्लिम हो जाए। अब ये तय करना है उत्तर प्रदेश की जनता को कि उसको जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट देना है, या उसको जो समस्याएं उसके बच्चों के साथ भविष्य है, जो गन्ना किसानों का भुगतान है, जो आंदोलन चला, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, इन सब चीजों से जो सरकार हमें निजात दिलाए, हमें उसको चुनना है। लेकिन देखिए ये बात सही है कि हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं वहां दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो धर्म, दूसरी जाति। बिल्कुल। और हम आखिरी में जाते इसी पर हैं, और बड़ी संख्या में ये देखा जाता है कि किस पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट दिया है। तो बीजेपी में एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये जरूर है कि सबका साथ कितना है ये बात आप टिकट वितरण में देख सकते हैं। इसके लिए उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं और उसको वो बहुत सहजता से लेते भी हैं। बीजेपी मुसलमानों को टिकट न देने का कोई बहुत बहाना नहीं ढूंढती है, वो साफ तौर पर इनकार भी कर देती है कई बार। लेकिन समाजवादी पार्टी का वो बेस वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, MY फैक्टर जो है, समाजवादी पार्टी को उसके इर्द गिर्द रहना है। अब उसमें बीएसपी कितनी सेंधमारी करेगी, कांग्रेस की ओर कितना जाएगा, जितना वोट बटेगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। तो बीजेपी की रणनीति तो यही है कि हम हिंदू वोटों को अधिक से अधिक अपने साथ इकट्ठा करें। देखिए ये जो इलाके हैं यहाँ पर ध्रुवीकरण होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि यहाँ पर सीधी सीधी रेखा खींची हुई है। मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ था? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के कारण हुआ था, और जो ये जहां पर जो संख्या में ज्यादा है वहां से एक दूसरा पक्ष, दूसरे धर्म के लोग पीड़ित महसूस करते हैं, और यही वजह है कि इलेक्शन में वो लोग फिर उनके खिलाफ वोट करते हैं। ठीक है, इसमें इस सबसे बड़ा सवाल जब भी आपने कहा वीरेंद्र जी कि ध्रुवीकरण की बात और हिंदू वोटों को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के साथ उतरी है, तो हिजाब मामले को भी इसमें ले लेते हैं। क्या हिजाब विवाद से किसी का फायदा होगा या फिर ये ध्रुवीकरण के इशारे पे ही रह जाएगा? देखिए उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा माहौल नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि एक धार्मिक मामला बना और पूरे देश में सोशल मीडिया के साथ ये आगे बढ़ा तेजी से। चर्चा तो है, लेकिन इस पर बुद्धिजीवियों के मत अलग अलग हैं और आम जनमानस में इसको लेकर कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। ये जरूर है, एक बयान आया था गर्मी और चर्बी वाला, वो मामला जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री ने दिया था बयान, और मुख्यमंत्री ने पलायन को भी मुद्दा बनाया योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम के कहा कि ये दंगे हमने अपनी सरकार में नहीं होने दिए। दंगों से बहुत बड़ा नुकसान होता है आम जनमानस का, लोगों के घर उजड़ते हैं, बाल बच्चे अनाथ हो जाते हैं, परिवार कई सालों पीछे चला जाता है। तो ये तो बात सही है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रियोरिटी पर चाहिए, जो भी सरकार हो। दूसरा बिजली का मुद्दा है, जीवन में रोजगार का मुद्दा है, और गन्ना किसान का मुद्दा है। बीजेपी इसकी भरपाई करना चाहती है, जो गन्ना आंदोलन, किसान जो 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन हुआ, बीजेपी चाहती है इसकी भरपाई हो जाए, लेकिन सपा और एलडी उसको होने नहीं दे रहे हैं। आरएलडी और सपा ने इन दोनों फेज में एक अपने लिए उनको एक संजीवनी मिली है इस किसान आंदोलन से, और खास तौर से राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी वो उत्तर प्रदेश की सियासत में पुनर्जीवित हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम न्योतों को उन्होंने ठुकराया है। ये देखना होगा कि 2 चरणों के बाद जब स्थिति बनेगी, या 10 मार्च के बाद जब काउंटिंग होगी, तब वो उस न्योते को स्वीकार करते हैं या
उसी अपने स्टैंड पे जी, बरकरार और रहें। इसी के साथ एक सवाल मेरा बहुत जरूरी है जानना वीरेंद्र जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये समझना जरूरी है कि इस बार बिहार विधानसभा की तरह समर्थन मिलेगा या बंगाल की जैसा तिरस्कार होगा, क्योंकि ओवैसी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओवैसी को यह भी समझना जरूरी होगा सर कि ओवैसी बार बार इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों इतना जोर लगा रहे हैं, सिर्फ ध्रुवीकरण बन के रह जाएंगे कि वोट कटवा के नाम पर जाएंगे ओवैसी? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और उत्तर प्रदेश में ये लगता है कि ये चुनाव ये बात तय करेंगे कि ओवैसी जैसी जो पार्टियां हैं जो आज दक्षिण भारत से निकलकर यहाँ आए हैं, हैदराबाद और तेलंगाना से, वो उत्तर प्रदेश की सियासत को कितना प्रभावित करते हैं। ओवैसी जितना मजबूत लड़ेंगे उतना फायदा होगा बीजेपी को। देखिए, जितना मुस्लिम वोट डाइवर्ट होगा, बटेगा, उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन कई जगहों पर यह चुनाव सीधे लड़ाई में है सपा और भाजपा के, सपा का जो गठबंधन है और भाजपा के सामने। इस वजह से दूसरे दल इसको लेकर परेशान हैं, चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो। वो कहते हैं हम भी लड़ाई में हैं, हमें भी सुनो। लेकिन जनता में और मीडिया में और जानकारों के बीच चर्चा है कि ये लड़ाई सीधी है। सीधी लड़ाई होने से ये दल पीछे हो जाते हैं और बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनके भाषण में काफी भीड़ सुनने को भी उनको आती है। अब अगर वो हर विधानसभा में 10-15 हजार वोट काटेंगे तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में मैंने आपसे बताया कि आज ये बात तय हो जाएगी कि सरकार किसकी बनने जा रही, क्योंकि आज 113 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा और ये बहुत बड़ी सीटें हैं। इससे साफ हो जाएगा कि यूपी में अब सरकार बीजेपी की बनेगी या सपा आरएलडी गठबंधन की। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और देखिए 38 सीटें बीजेपी ने जीती 2017 में, लेकिन अब बीजेपी के लिए हम कह रहे हैं इस बार बड़ा फैक्टर सपा रालोद का गठबंधन और जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, वो बन सकते हैं। लेकिन एक चीज ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि 2017 में जब 38 सीटें बीजेपी ने जीती तो 25 ऐसी सीटें थी जहां पर हैट्रिक मार्जिन जो बीजेपी का था वो 20,000 से ज्यादा था। तो इससे एक चीज ये भी समझ में आती कि इतना आसान भी नहीं होगा बीजेपी को हराना। देखिए, ये जो 2017 का माहौल था वो एक आंधी थी, तूफान था। वहां पर यूथ पूरी तरह से बीजेपी के साथ था। समाजवादी परिवार में जिस तरह से कला चल रही थी, शिवपाल यादव अलग हो गए थे, एक अलग पार्टी बना ली थी उन्होंने। और ये माना गया कि जो सरकार चली 5 साल अखिलेश यादव की, उसमें जो आयोगों में भर्तियां निकली, जो एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाया गया, उन सब का मैसेज जनता के बीच खराब गया। ये माना गया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। ये माना गया कि आजम खान जैसे लोग मनमानी करते हैं और वो सरकार से मनमाने फैसले कराते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा भी एक उसमें बहुत बड़ा कारण बना, पलायन कैराना का, ये सारे बड़े बड़े मुद्दे कारण बने और माहौल बना एक अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ कि यहाँ पर युवा निराश है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई से लोग परेशान है, बेरोजगारी है और समाजवादी परिवार में झगड़ा है और साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई चल रही है। ये सब चीजें समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाती रही। लेकिन उसके बाद बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने के भी उसका जो एजेंडा रहता है, उसको यही वजह है कि 15-15, 20-20 हजार वोटों से वो लोग जीते। धर्म और जात की दीवार टूट गई थी 2017 के इलेक्शन में, आपने देखा होगा। और यही वजह है कि बहुत वोट मिले बीजेपी के कैंडिडेट को, 1-1 लाख वोट लोगों को मिला, 1.25 लाख 1.5 लाख वोट तक मिला। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से नाराज थे, समाजवादी सरकार से। आज 5 साल बाद वो स्थिति नहीं है। यूथ कई जगह पर आंदोलन कर रहा है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती आप ले लीजिए, उसको लेकर विवाद है। जो एग्जाम होता है उसका पर्चा लीक हो जाता है, यह आरोप सरकार पर लगता है। सरकार कठोर कार्रवाई करती है, कई सारे लोगों को निलंबित करती है, जेल भेजती है। लेकिन इतना बड़ा तंत्र है, ये प्रदेश इतना बड़ा है, ये कई राष्ट्रों से बड़ा है दुनिया के, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक चुनौती रही है। कोई सरकार आए उसके पास जादू की छड़ी नहीं है, वो घुमा के ठीक कर देगा। क्राइम कंट्रोल बहुत बड़ी चुनौती है। महिलाओं के साथ आप देखिए कि क्राइम में किस तरह से यूपी में स्थितियां हैं। सरकार तमाम कोशिश करती है लेकिन घटनाएं होती रहती हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी को शिवांगी देखिए, बीजेपी को ये जो दूसरा चरण है,
अगर इसमें सबसे बड़ा डेंट है तो वो किसान आंदोलन है, और वो मानने को तैयार नहीं है किसी कीमत पर। लोग ये तक कहते हैं कि ये चुनाव किसान बनाम सरकार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही फैक्टर आपने बताया कि किसानों की नाराजगी और किसानों की खुशी यहां पर अब बहुत कुछ डिसाइड कर देगी। लेकिन जहां पर आज 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव है वीरेंद्र जी, अगर हम लोकसभा 2019 का चुनाव देखें तो यहां से 11 लोकसभा सीटें आती हैं। बसपा, सपा और रालोद 19 में 7 थे, तीनों का गठजोड़ था और यहां से 7 सीटें जीती इस गठबंधन ने। बसपा को मिली 4, सपा को मिली 3, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जीत गई। यानी कि ये जो इलाके हैं, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, यहां पर गठबंधन हावी रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्या है कि वो जीत तक नहीं पहुंच पाता है? कहां कमी, और इस बार क्या लगता है ये गठबंधन कामयाब होगा? देखिए, जो देश का चुनाव होता है लोकसभा का, वहां पर लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखते हैं। वो राष्ट्र निर्माण के लिए वोट करते हैं। वो ये देखते हैं कि अगर हम सपा को वोट देंगे, बसपा को वोट देंगे या आरएलडी को वोट देंगे तो हमारा वोट से प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जिसकी वजह से लोकसभा का जो रिजल्ट होता है और विधानसभा का जो मतदान होता है, उन दोनों में अंतर आ जाता है। ये चुनाव विधानसभा का प्रदेश की सरकार चुनने के लिए होती है, और लोग तब इसमें तुलना करते हैं कि योगी की सरकार कैसी है, अखिलेश की सरकार कैसी थी और मायावती ने कैसी सरकार चलाई। मायावती अब अलग हो चुकी है उस गठबंधन से जो लोकसभा में था। मायावती के पास अच्छे कैंडिडेट भी आ गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये लग रहा था कि उतना अच्छा नहीं लड़ पाएंगी, लेकिन आप देखिए बिजनौर में, मैं आपको एक बात बताऊं कि मूलचंद चौहान जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, कई बार वो विधायक हैं, उनको टिकट नहीं मिला, वो बसपा से टिकट ले आए, वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो अच्छी पोजीशन में है। तो समाजवादी पार्टी कई जगह पर अच्छे कैंडिडेट देने में चूक गई। टिकट वितरण में समाजवादी पार्टी बीजेपी की तुलना में सबसे ज्यादा उनके यहाँ पर असंतोष है, और इसका फायदा बीजेपी उठाएगी। और ये देखिएगा कि ये चुनाव माहौल का है, समीकरण का चुनाव है, और इसमें बड़े कैंडिडेट्स बड़े महत्व रखते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं चुनना, यहाँ पर लोगों को अपने कैंडिडेट देखने होते हैं और फिर वो जाकर सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो हर आदमी के व्यक्तिगत संबंध जुड़े हुए हैं कि उनका विधायक कैसा हो, वो विधायक उनको पहचानता है कि नहीं। जब उनके ऊपर कोई परेशानी आए, संकट आए, टेलीफोन करें तो वो विधायक अब उपलब्ध रहे। राष्ट्र के चुनाव में लोग सीधे प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो देश के लिए चुनते हैं, वो देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, वहां देश के इशू होते हैं, बड़े बड़े इश्यूज होते हैं। तो हम लोग इस चुनाव को उससे थोड़ा भिन्न रूप से देखें। यहाँ ये देखें कि हमारे व्यक्तिगत संपर्क में कौन है और कैसा कैंडिडेट है। देखिए, इसमें कैंडिडेट बहुत महत्व रखता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और यही वजह आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी में एक एक विधानसभा में 3-3 बार अब तक कैंडिडेट बदला गया है। बिल्कुल। और अब क्योंकि आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, तो हम चाहते हैं कि एक एक जिलों के एक एक कैंडिडेट्स के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कैसे किस प्रकार से कैंडिडेट उतारा गया। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर सदर से जहां पे आजम खान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उसी के हिसाब से कंपैरिजन ऑफ अगर करें तो बीजेपी ने उतारा है आकाश हानि सक्सेना। ये वही आकाश है जिन पे आजम खान के परिवार पे 103